Hello students, welcome to D Kumar Chemistry classes on YouTube। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के मोलर हीट कैपेसिटी तक हम लोगों ने किया था। मोलर हीट कैपेसिटी एंड एंथैल्पी तक किए थे। मतलब थर्मोडायनामिक्स का ये पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। जैसे व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, व्हाट इज द properties, extensive property, intensive property, different types of process, that is isobaric process, isochoric process, adiabatic process, polytropic process, isothermal process, reversible, irreversible process, cyclic process, heat, work, internal energy, path function, point function, specific heat, molar heat capacity at constant pressure, constant volume for polytropic process, और इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। तो ये एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 है। मतलब वह पार्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। थोड़ा सा सिर्फ साइन कन्वेंशन का अंतर है, बाकी सब दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह प्योरली केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में आप इसे नहीं देख पाएंगे। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, इसके बाद इंट्रोपी और फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और इसके खत्म होने के बाद फिर हम लोग 12th शुरू कर देंगे। यदि लॉकडाउन नहीं खुला तो 12th हम लोग शुरू कर देंगे, और 12th और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री, नहीं, इट इज ए प्योर केमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री जैसा नाम में है, थर्मो मतलब हीट और एनर्जी, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो थर्मो मतलब हीट और एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज द थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है? तो थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो थर्मोकेमिस्ट्री। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक्चुअली बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस आपको टर्म्स को याद रखना है, टर्म्स को थोड़ा समझना है और उसे याद करना है। टर्म को आपको थोड़ा समझ लेना है और उसे याद रखना है। जैसे तो इसमें टर्म्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, टर्म्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, फर्स्ट वन इज द हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो हीट मतलब एनर्जी, रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, in a balanced chemical reaction is called heat of reaction। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अवशोषित या उत्सर्जित होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड in a balanced chemical reaction is called heat of reaction। amount of heat absorbed या released in a balanced chemical reaction, किसी chemical reaction में जो ऊष्मा की मात्रा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीट ऑफ रिएक्शन। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो जो एनर्जी की कंटेंट है, जो हीट की कंटेंट है केमिस्ट्री में,
मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में जो एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। पिछले क्लास में आपको मैंने एंथैल्पी बताया था। एंथैल्पी इज द थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन विच मेजर टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम एट गिवन प्रेशर। एट गिवन प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर। तो जैसा कि एंथैल्पी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एंथैल्पी क्या है, तो थर्मोडायनामिक का वह पैरामीटर, थर्मोडायनामिक का वह पैमाना जिसके द्वारा हम एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम को मेजर करते हैं, कहलाता है एंथैल्पी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित हुई, इसे मेजर कैसे किया जाएगा, तो एंथैल्पी के टर्म में। तो चूंकि एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इसीलिए हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान रखें, हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इसीलिए हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन है, अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट में से टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट को सब्सट्रैक्ट कर दें, वही उसकी क्या कहलाएंगे, तो हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पास जो कुल ऊर्जा की मात्रा, रिएक्टेंट के पास जो कुल एनर्जी की जो अमाउंट हुई, इसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था कि एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। किसी सिस्टम का जो एंथैल्पी होता है वो इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर एंथैल्पी जगह पर हम लोग क्या, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जगह पर क्या लिखेंगे, तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जगह पर क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एच की जगह पर हम लोग पुट कर दे यू प्लस पी वी प्रोडक्ट की और यू प्लस पी वी रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों को अपन एक साथ लिख रहे, इन दोनों को अपन एक साथ लिख रहे, तो हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हुई, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू चेंज इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो ये डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो यदि आपका रिएक्टेंट में जो गैस है, ये जो रिएक्टेंट दिया गया वो गैसेस हो, मान लेते हैं कि अगर रिएक्टेंट जो दिया गया वो गैस है और प्रोडक्ट जो दिया गया वो गैस है और वो आइडियल गैस है, तो अगर रिएक्टेंट में गैस है वो भी आइडियल है, प्रोडक्ट में अगर गैस है वो भी आइडियल है, तो आप वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। वहाँ पर तो यहाँ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर टी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर टी माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर टी। ध्यान दीजिए, हीट ऑफ रिएक्शन जनरली हम लोग मेजर करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर रखते हैं या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स वॉल्यूम रखते हैं। तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट आइडियल हो तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो समराइज कर देते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, तो थर्मो मतलब हीट मतलब एनर्जी, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद
स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। इवॉल्व मतलब एब्जॉर्ब या रिलीज दोनों के लिए अपन एक वर्ड यूज करें, इवॉल्व्ड। इवॉल्व मतलब एब्जॉर्ब या रिलीज दोनों। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? थर्मोकेमिस्ट्री। तो टर्म्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, फर्स्ट वन हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेजर किया जाता है एंथैल्पी के टर्म में, इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है तो डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर एंथैल्पी जहाँ पर आप पुट कर सकते हैं U प्लस PV, तो ये क्या रहा? तो डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इंटरनल एनर्जी इन द रिएक्शन, चेंज इंटरनल एनर्जी इन द रिएक्शन प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आइडियल है, प्रोडक्ट अगर आइडियल गैस है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चूंकि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर सिस्टम के अंदर मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में यदि आइडियल गैस है, यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आइडियल गैस है तो वहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी? तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जब आप क्या ले सकते हैं तो नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट RT माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट RT। ध्यान दीजिए, ध्यान रखें, जो हीट ऑफ रिएक्शन है जनरली मेजर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड फिक्स प्रेशर या फिक्स वॉल्यूम। जनरली हीट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो जनरली हीट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसलिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या रखी है? कांस्टेंट रखी है। तो इसका मतलब डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट RT माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट RT। यहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखी इसलिए क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर डेल्टा एच आर इज इक्वल टू होगी डेल्टा यू प्लस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट RT। इसका मतलब जो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू होगी डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, चेंज इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। चेंज इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी कहते हैं। इसका मतलब जो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT। मतलब जो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा NG क्या है? तो सम ऑफ गैसेस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसेस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ये एक फार्मूला है RT। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो एक फार्मूला हो गई डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा NG RT। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होती है हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल, डेल्टा यू या डेल्टा ई भी कह सकते हैं, कहीं कहीं डेल्टा यू या डेल्टा ई भी लिखा रहता है, डेल्टा यू या डेल्टा ई भी लिखा रहता है। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा NG RT। तो इस पर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर विच रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन दिया गया, फॉर विच रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा H मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किन सारे रिएक्शन ये जो हम आइडियल बिहेवियर, ऑब्वियसली ये जो रिलेशनशिप आया है किसके कारण? आइडियल बिहेवियर के कारण है। फॉर विच रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E ये जो हम आइडियल बिहेवियर मानकर चलिए कि गैसेस कैसा बिहेव कर आइडियल, CBC PMT 2006 में आया है। तो ऑब्वियसली अभी जस्ट हमने देखा
कि जो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है, तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू कब होगी? जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। क्यों? क्योंकि आर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती, टेम्परेचर इन केल्विन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो ये डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू कब होगी? तो जब डेल्टा एन जी जीरो हो जाए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कब होगी? जब डेल्टा एन जी जीरो हो जाए। तो डेल्टा एन जी क्या है? तो सम, यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है? तो सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कि ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है? तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम्स को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम को बराबर करने के लिए जो कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो ये कार्बन का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, H2O की कोएफिशिएंट कितनी? तो 2, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर H2 की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर CO2 की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होती है? तो न्यूमरल विच इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होगी? तो सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसकी कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, दोनों गैस है, तो हो गया 2 + 1 माइनस यहाँ पर गैस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगी? जानिए CH मतलब सॉलिड, ये कार्बन सॉलिड है तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड है तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सॉलिड के लिए थोड़ी आइडियल गैस इक्वेशन लगता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या लेंगे? तो ये 2, यहाँ पर 2, तो ये डेल्टा एन जो कितनी आ गई? तो 1, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगी? जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये ऑप्शन क्या है? तो गलत है। यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ पर डेल्टा एन जी वैसे निकाल लीजिए। डेल्टा एन जी मतलब सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसकी कोएफिशिएंट 1 है, इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 माइनस इसकी कोएफिशिएंट कितनी है? तो 1, तो इज इक्वल टू क्या होगी? तो 0। यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालें। डेल्टा एन जी मतलब सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कितनी है? तो ये 2 हो गई, माइनस यहाँ रिएक्टेंट में कितनी कोएफिशिएंट है? तो यहाँ 2 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, ये Br2 लिक्विड है, ये 2 हो गई। यहाँ पर आपका क्या है? तो ये 2 हो गई, सॉरी यहाँ पर Br2 गैस होगा ना, ये क्या हो गया? तो यहाँ कोएफिशिएंट 2 + 1, तो ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? तो ये 2 + 1 ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? तो ये -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है? तो यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है? तो यहाँ डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या हो गई? तो यहाँ पर सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? तो ये 2 माइनस यहाँ पर सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? तो यहाँ 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 कितना? तो ये 2, तो ये 0 हो गया दिस वन। तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा था? फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। करें किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई है? करें किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपने देखा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई कब होगी? मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू को हम डेल्टा ई भी कहते हैं। ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई है, मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई कब होगी? जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितनी है? तो 1, यहाँ पर डेल्टा एन जी कितनी? तो 0, यहाँ पर डेल्टा एन जी, सॉरी यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 कहाँ से हुआ? यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना हो गया? तो 1 हो गया ना। यहाँ डेल्टा एन जी कितना हो गया? तो -1, यहाँ पर डेल्टा एन जी 0, मतलब कौन से ऑप्शन सही हो जाएगी? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ अनदर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन इज। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डिफरेंस बताइए क्या? तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पर डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा यू मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा? तो सिंस अभी जैसा आपने पढ़ा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होती है, इसीलिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगी? तो डेट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी होगी। यहाँ डेल्टा एन जी क्या है? तो सम ऑफ गैसेस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट में कौन गैस है? तो CO2, इसकी कोएफिशिएंट कितनी है? तो ये 12, तो ये 12 माइनस ये कितना है? तो ये तो लिक्विड है, तो इसकी कोएफिशिएंट तो लेना ही नहीं है। यहाँ पर ये भी क्या है? तो लिक्विड, इसकी कोएफिशिएंट लेना ही नहीं है ना। यहाँ कोएफिशिएंट किसका लेंगे? तो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना? तो 15, तो 12 - 15 हो गया, प्लस आर की वैल्यू। और बेसिक आंसर किसमें पूछ रहा है? किलो जूल, मतलब जूल है। तो आर की वैल्यू आपने पढ़ा है क्या? तो आर की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? तो जूल में होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन हो गया, इनटू क्या हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये मोल में होता है, ये मोल में हो जाएगा आपका, ये मोल में, ये 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितनी, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना हो गया, तो ये 298 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करनी है तो 273 ऐड कर देंगे, 298। और इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ये 7.43 आ जाता है जी, 43 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, 10 टू द पावर 3 जूल आ जाएगा, ये 3 जूल मोल मोल कैंसिल, ये जूल आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 को हम लोग क्या कहेंगे, तो किलो कहेंगे, तो 10 टू द पावर, तो ये हो जाएगा माइनस 7.343 किलो जूल, दैट इज आंसर। ये एडम पूछा हुआ ये, तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होती है, तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। यदि हम हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, यदि हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाए तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता, तो अगर प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यदि हम हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो वो क्या कहलाता है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H, इसके ऊपर नॉट, ये जहाँ भी नॉट आप देखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट, जहाँ भी नॉट देखेंगे तो स्टैंडर्ड स्टेट। तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पर दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है उसके आधार पर, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है उसके आधार पर, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है उसके आधार पर दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वन इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट वन इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में उष्मा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी, उष्मा अवक्षेपी। तो जैसा नाम में है, इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हम क्या कहेंगे, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस में हीट मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में यदि हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल एनर्जी थी और रिएक्शन होने के बाद, यदि रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल एनर्जी थी और रिएक्शन होने के बाद अगर प्रोडक्ट के पास 8 किलो जूल एनर्जी हो गई, अगर रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी और प्रोडक्ट के पास अगर 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी, तो कहीं जी 3 किलो जूल पर मोल तो इंक्रीज कर गई। ये कैसे इंक्रीज कर गई, कैसे इंक्रीज कर गई, तो हीट एब्जॉर्ब किया होगा। कहाँ से एब्जॉर्ब किया होगा, तो सराउंडिंग से हीट जो एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, कहाँ होती है, सराउंडिंग को होती है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी, किससे, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी, रिएक्शन होने के बाद अगर प्रोडक्ट के पास 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी हो गई, कि कहाँ से हो गया, तो इसने एब्जॉर्ब किया होगा। कहाँ से एब्जॉर्ब किया होगा, तो सराउंडिंग से। तो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। आपको याद रखना होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो अगर डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन है फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा HR इक्वल टू क्या होगी, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस
समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इंडोथर्मिक में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, तो ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। मतलब अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट 8 किलो जूल पर मोल है, रिएक्टेंट का 5 किलो जूल पर मोल है, तो 8 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3, मतलब पॉजिटिव। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं A+B रिएक्टेंट है और C+D प्रोडक्ट है। अगर मान लेते हैं A+B रिएक्टेंट है और C+D क्या है, तो प्रोडक्ट है। तो ये अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यहाँ लिखा रहेगा डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब डेल्टा H इक्वल टू +3 किलो जूल पर मोल, +5 किलो जूल पर मोल, +100 किलो जूल पर मोल, +200 किलो जूल पर मोल। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ से आप समझ जाएंगे कि दिया हुआ रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जब भी डेल्टा H अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर डेल्टा H पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, या इस तरह से लिखा रहेगा A+B C+D, रिएक्टेंट में +Q लिख देगा कि जी रिएक्टेंट में इंडोथर्मिक, मतलब रिएक्टेंट में +Q क्यों, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है बैलेंस करके, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है बैलेंस करके। जिससे मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के पास आपका 5 किलो जूल एनर्जी था, अब प्रोडक्ट के पास हो गया कितना, तो 8 किलो जूल हो गया। रिएक्टेंट के पास अगर 5 किलो जूल एनर्जी था और प्रोडक्ट के पास 8 किलो जूल हो गया, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए आप क्या करिएगा कि जी रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल था और प्रोडक्ट के पास 8 किलो जूल हो गया, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्रोडक्ट में 8, रिएक्टेंट में 5, तो 3 रिएक्टेंट में जोड़ दीजिए, इसलिए +Q है। ये जो रिएक्शन अपन बेसिकली लिखते हैं वो बैलेंस करके लिखते हैं, तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। जो प्रोडक्ट में बना हुआ है, जो प्रोडक्ट बना है इसके पास एनर्जी कंटेंट क्या है, तो ज़्यादा है। जो प्रोडक्ट बना है उसके पास क्या है, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। प्रोडक्ट है उसके पास एनर्जी कंटेंट क्या है, तो ज़्यादा है। तो दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए क्या, अगर मान लीजिए इसके पास 8 किलो जूल एनर्जी है और इसके पास 5 किलो जूल एनर्जी है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस कर करके, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस कर करके, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो 3 किलो जूल और जोड़ देना होगा। तो इसलिए यहाँ +Q लिखा रहेगा, या इसको आप उधर लेकर चले जाइए, तो ये ऑब्वियसली A+B C+D -Q। तो जहाँ के भी ऐसा देखिएगा A+B C+D डेल्टा H पॉजिटिव लिखा रहे, या रिएक्टेंट में एनर्जी को जोड़ दे या प्रोडक्ट में एनर्जी को घटा दे, तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होगा। वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी कंटेंट, और एक्स एक्सिस पर हमने प्योर मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की बढ़ोतरी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास शुरुआत में यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से स्टोर्ड होगी, तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में ले जाना होता है, तो आप पढ़िएगा केमिकल काइनेटिक्स में 12th में कि सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, that is called activation energy. Minimum additional amount of energy required by reactant to give product is called activation energy. जब भी आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाना होता है तो सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इस रिएक्टेंट को मतलब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है, क्रॉस करना होता है, तो अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी इतनी इंथैल्पी है, रिएक्टेंट के पास अगर इतनी इंथैल्पी है और इसको अगर हम एक्टिवेट कर दें तो ये प्रोडक्ट यहाँ पहुँच गया। अगर इसे हम एक्टिवेट कर दें तो प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँच करके जाकर रुक गया, मतलब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इतना है। तो ध्यान दीजिए, हमने ये 0 है, मतलब ये लेवल है 0 एनर्जी का, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ते जाइएगा एंथैल्पी बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ते जाएंगे एंथैल्पी बढ़ता जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये मान लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये अगर ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, तो देखिए प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाया है किससे, तो रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट को ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाया है किससे, तो रिएक्टेंट से। इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्शन विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पर दिखलाते हैं किससे, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। जानिए ये आपका कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और इस ऊंचाई में से उस ऊंचाई को घटा दीजिए, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को घटा दीजिए, तो ये कहलाता है हीट ऑफ रिएक्शन। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका ध्यान रखेंगे। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगी, मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट हो गई। ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, और इसमें से इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देती है क्या कहलाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन। नाउ एग्जांपल्स ऑफ
इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जितना भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, जैसे आपको ये डिसोसिएशन ऑफ एसिड, किसी एसिड को अगर आपको डिसोसिएट करना है, अगर किसी एसिड को आपको डिसोसिएट करना है ना, जैसे कोई भी वीक एसिड उसको तोड़ना है तो आपको एनर्जी लगेगा। तो जितना भी डिसोसिएशन रिएक्शन है वो सारे के सारे क्या हैं, चाहे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, तो कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, इंडोथर्मिक होती है। फ्यूजन रिएक्शन, जैसे वाटर के आइस से वाटर बनाना, आइस से वाटर बनाना क्या है, तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइस से वाटर, अगर आइस से आपके पास है उसको वाटर बनाना है तो उसको वो क्या करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, तो वो क्या है, इंडोथर्मिक है। तो जो फ्यूजन है वेपोराइजेशन है, जैसे लिक्विड को वेपर में बदलना, जिससे फ्यूजन क्या होता है, तो सॉलिड को लिक्विड में बनाना फ्यूजन कहलाता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना फ्यूजन कहलाता है। तो वो क्या है, तो इंडोथर्मिक है। सॉलिड अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, उसके लिए हीट लगती है। अगर लिक्विड को वेपर में बनाना है तो वो क्या होता है, तो हीट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। लिक्विड को वेपर में बनाना, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो इसमें भी क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। सब्लिमेशन, सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिए किस में, तो वेपर में, गैस में, तो वो क्या है, तो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप जानते हैं कि प्लांट क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर से, प्लांट क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लेता है, मतलब हीट मतलब ऑब्वियसली सनलाइट लेता है, और ये क्या करता, तो ये C6H12 मतलब C6H12O6 प्लस O2 देता है। तो ये क्या है, तो फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक है। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा प्लांट आप लगाइएगा, सराउंडिंग से एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और ऑक्सीजन मिलेगी। इससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, खूब पौधे लगाना चाहिए। पौधे लगाने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी क्या होगी, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी सराउंडिंग से और ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर किसी सिस्टम के पास ज़्यादा एनर्जी है, यदि किसी सिस्टम के पास ज़्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर किसी सिस्टम के पास ज़्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो कम होती है। याद रखेंगे, तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब अगर किसी की एनर्जी पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जरा देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट के पास एनर्जी क्या है, तो कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोडक्ट के पास एनर्जी क्या है, तो ज़्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो कम है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी कम। तो ध्यान रखें, इन इंडोथर्मिक रिएक्शन जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट होती है वो ज़्यादा होती है किससे, तो प्रोडक्ट से। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी कंटेंट है, जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो कम है किससे, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। इसीलिए जो स्टेबिलिटी होती है रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होती है किससे, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे समरी में इंडोथर्मिक में तो उष्मा शोषण, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो इंडोथर्मिक में एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो अगर डेल्टा HR हीट ऑफ रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो ये डेल्टा HR क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। रिप्रेजेंट करने का ये ऐसे तरीका है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। बस इतना ध्यान रखें कि इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट को ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाएंगे किससे, तो रिएक्टेंट से। इसके एग्जाम्पल जैसे डिसोसिएशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फोटोसिंथेसिस, इट इज। ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी होगी रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिए। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण होता हो, मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज्ड होती हो। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिससे मान लेते हैं कि रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल एनर्जी है, अब प्रोडक्ट के पास 3 किलो जूल एनर्जी होगी। अगर रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल एनर्जी थी, अब प्रोडक्ट के पास अगर 3 किलो जूल एनर्जी होगी, तो रिएक्टेंट के पास अगर 5 किलो जूल एनर्जी थी, अब प्रोडक्ट के पास अगर 3 किलो जूल एनर्जी हो गई, तो बाकी 2 किलो जूल कहाँ गया, कि जो रिलीज हो गया, रिलीज होकर कहाँ गया, तो सराउंडिंग। ध्यान दीजिए, हीट एब्जॉर्ब भी होता है सराउंडिंग से और हीट रिलीज भी होती है सराउंडिंग। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी, जो प्रोडक्ट की एनर्जी कंटेंट होगी,
वो कम होगी किससे? तो रिएक्टेंट से। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हीट क्या होगी? तो रिलीज होगी। तो अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, इफ डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा एच आर हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो डेल्टा एच आर इक्वल टू क्या होगी? तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो ये क्या हो जाएंगी? तो निगेटिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जैसे रिएक्टेंट के पास अगर आपके पास रिएक्टेंट के पास अगर 5 किलो जूल एनर्जी थी, अब प्रोडक्ट के पास अगर 3 किलो जूल होगी, तो 3 में से प्रोडक्ट के पास, रिएक्टेंट के पास यदि 5 किलो जूल एनर्जी थी, अब प्रोडक्ट के पास अगर 3 हो गई, तो 3 में से अगर 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो निगेटिव आ जाएगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो निगेटिव होती है। ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव होती है, और हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव होती है। हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव होती है, और हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन निगेटिव होती है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली ए प्लस बी सी प्लस डी, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ डेल्टा इक्वल टू निगेटिव, मतलब यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू -3 किलो जूल पर मोल, या -5 किलो जूल पर मोल, या -100 किलो जूल पर मोल, मतलब निगेटिव लिखा रहेगा। अब जरा देखिए, अगर इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, इस फॉर्म में भी लिखा रहता है। कैसे? कि जैसे कोई रिएक्शन है, में रिएक्टेंट टर्म प्रोडक्ट को बैलेंस करना है, तो एक्सोथर्मिक में क्या हुआ कि जी प्रोडक्ट की एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होगी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम गई रिएक्टेंट से। तो दोनों साइड अगर बैलेंस करना है, जैसे मान लें कि रिएक्टेंट के पास 5 किलो जूल था, अब प्रोडक्ट के पास हो गया 3 किलो जूल, तो यहाँ 5 था, यहाँ 3 था। अब दोनों साइड अगर बराबर करना है तो क्या करिएगा कि जी यहाँ 5 था, यहाँ पर हो गया 3, तो दोनों साइड अगर बराबर करना तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए। मतलब एक्सोथर्मिक में क्या करेंगे? प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जोड़ देंगे, या इसको आप रिएक्टेंट में लेकर चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा? -Q हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जनता जनरली इसमें कंफ्यूज कर जाती है कि किधर माइनस, मतलब एंडोथर्मिक में कैसे ये प्लस और कैसे माइनस हो जाता है। तो इसका तरीका ये है कि कोई भी रिएक्शन इस तरह से लिखा रहे एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक, इसलिए अक्सर जनता कंफ्यूज करती है इसमें। इस बात को नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे लिखा गया। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस, पहले ये जो लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में एटम को तो आपने बराबर कर दिया, हीट कैसे बराबर करिएगा? तो अगर रिएक्टेंट के पास अगर ज़्यादा एनर्जी है, अब प्रोडक्ट के पास अगर कम एनर्जी है, जैसे रिएक्टेंट के पास अगर ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास अगर कम है, तो दोनों साइड अगर बराबर करना तो प्रोडक्ट में एनर्जी जोड़ना होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट के पास अगर कम एनर्जी, तो दोनों साइड अगर बराबर करना तो एनर्जी को क्या करना होगा? तो जोड़ना होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचिए रट करके याद रखेंगे तो ये समय, हाँ ये रट करके आपको याद रहेगा कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? तो पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, एंडोथर्मिक मतलब उष्मा शोषी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में क्या होगा? तो प्रोडक्ट की एनर्जी, मेन पॉइंट ये, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाएंगी रिएक्टेंट से, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट का घट जाएगा रिएक्टेंट से। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होती है, और इस तरह से लिखा जाता है। ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में आइए, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में आइए तो ऑब्वियसली अगर मान लेते ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये अगर हमारे पास रिएक्टेंट, उसके पास कुछ एनर्जी होगी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जानी है, तो उस समय एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दिए तो फिर अपने आप ये प्रोडक्ट दे देगा। रिएक्टेंट को अगर एक्टिवेट कर देते तो अपने आप प्रोडक्ट दे देता है। ध्यान दीजिए, बिना एक्टिवेट करते हुए प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो समय एक्टिवेशन एनर्जी रिकॉर्ड होती है। रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दिए, अपने आप प्रोडक्ट दे देगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कॉन्टेंट कम है रिएक्टेंट से, इसका मतलब प्रोडक्ट को कम ऊंचाई पर हमने दिखाया है, किससे? तो रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट को कम ऊंचाई पर दिखाया किससे? तो रिएक्टेंट से। तो ध्यान रखिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट को हमने दिखाया वो कम ऊंचाई पर दिखाया किससे? तो रिएक्टेंट से। तो ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट को एंथैल्पी को घटा दिए तो ये हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, तो कहाँ हीट रिलीज होती है? जब कोई चीज को जला दीजिए, किसी भी चीज को जलाने पर क्या होता है? तो एनर्जी रिलीज होती है ना, तभी तो गर्मी लगती है आपको।
तो जो कंबसन है, तो कंबसन रिएक्शन, जितने भी कंबसन रिएक्शन वो सारे के सारे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी कंबसन रिएक्शन वो सारे के सारे क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन मतलब जैसे एसिड और बेस को मिलाइए तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पायरेशन रिएक्शन। रेस्पायरेशन मतलब श्वसन का जो प्रक्रिया है, तो श्वसन में क्या होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी हमें मिलती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये आपको क्या करेगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। ध्यान रखें, जो स्टेबिलिटी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो पोटेंशियल एनर्जी की। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो पोटेंशियल एनर्जी की। अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी कंटेंट, अगर किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, अगर कम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो ध्यान रखें, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है किससे, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको आप पहले नोट डाउन करिए।